नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मिड डे प्राइम में आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में आपको बताएंगे आखिर क्यों एमएसएमई को प्रधानमंत्री ने कहा देश का ग्रोथ इंजन, किस तरीके से उसमें बदलाव हुआ है। साथ ही बात करेंगे अबू आजमी के बयान को लेकर भी, आखिर कब तक औरंगजेब की जो तारीफ है उसमें वो कसीदे पढ़ते रहेंगे। और खासतौर से अगर बात की जाए कि किस तरीके से आज एक अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल का संग्राम, चैंपियंस ट्रॉफी का, कौन जीतेगा इस फाइनल के जिसका टिकट मिलेगा, और उसके साथ भी कुछ और भी खबरें रहेंगी, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट उपरांत वेबिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए शामिल। कहा तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट, अपेक्षाओं से अधिक डिलीवरी, एक्सपर्ट ने जितनी अपेक्षा की थी उससे अधिक कदम उठाए। औरंगजेब प्रेम सपा नेता अबू आजमी पर पड़ा भारी, विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज। भाजपा ने कसा तंज, कहा वोट बैंक की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं औरंगजेब का गुणगान। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बढ़ी तनातनी। चंडीगढ़ में 5 मार्च को होने वाले प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कई किसान। सरपंच हत्या मामले में एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वीकार, कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेजा। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज, भारत और ऑस्ट्रेलिया दुबई में होंगे आमने सामने। प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह। और आइए मिड डे प्राइम की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें 18 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का भी ऐलान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 18 अप्रैल से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा और खासतौर से 15 मार्च के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की जो ऐलान की संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 13 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जा चुका है और ऐसे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। 18 अप्रैल को बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और उससे पहले जाहिर तौर पर अध्यक्ष के नाम का जो ऐलान है वो होगा। 15 मार्च के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। जिस तरीके से 13 राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम का ऐलान किया जा चुका है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है? आखिर कब तक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए मुकुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उससे पहले कम से कम जो आधे राज्य हैं वहाँ प्रदेश अध्यक्षों का चयन कर लिया जाए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए। तो वो प्रक्रिया हम देख रहे हैं पूरी हो रही है। आज ही एक तरह से दिलीप जायसवाल अब अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। बिहार के इससे पहले भी अध्यक्ष थे, कल एकमात्र उनका नामांकन हुआ था। तो अब आप 13 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं। संभवतः उत्तर प्रदेश में भी अगले हफ्ते तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो 15 मार्च के बाद कहा जा रहा है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। चूंकि बहुत समय नहीं और हम जानते हैं कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया अब काफी आगे बढ़ चुकी है और जैसे ही आधे राज्यों से अधिक राज्यों में यानी 15 राज्यों से अधिक में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा तो एक रास्ता साफ हो जाएगा नए अध्यक्ष चुने जाने का। बेंगलुरु में बैठक संभावित है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय परिषद की। राष्ट्रीय परिषद की बैठक तब बुलाई जाती है जब नए अध्यक्ष के नाम का अनुमोदन होता है, यानी संसदीय बोर्ड जिस नाम का फैसला करता है उसको परिषद में मंजूरी दी जाती है। वो एक प्रक्रिया है। तो यह बैठक तभी बुलाई जाती है जब ये तय हो जाता है कि उससे पहले एक तरह से देखें अध्यक्ष के नाम को तय कर लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि होली के बाद ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी और होली के बाद 1-2 सप्ताह के भीतर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, यानी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। तो वही एक चर्चा भी है और सूत्र बता रहे हैं कि 18 अप्रैल को अनुमोदन होगा। बेंगलुरु में संभवतः ये 2 दिन की बैठक बुलाई जा। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया रहती है लगातार हम देखते आए हैं कि किस तरीके से ये पूरी की जाती है, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं?
देखिए, बीजेपी में संगठन चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया है। चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं, उसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है, फिर राज्यों में जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाते हैं और फिर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। देखिए, नाम बीजेपी के पास संगठन के तमाम अनुभवी नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन अंततः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाएगा, ये उत्तरी सूत्रों से जानकारी नहीं है। बाकी मीडिया में तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनके नामों की खबरें चलती रहती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जिनके नामों की खबरें ज्यादा चलती है, जब अध्यक्ष ऐलान होता है या फिर इस तरह से आप देखते हैं कहीं भी जब मंत्रिमंडल बनता है तो फिर वो नाम सामने आते हैं चौंकाने वाले। तो इसलिए वो कयासबाजी एक तरह से उचित नहीं होगी, क्योंकि कौन बनेगा अध्यक्ष इसको लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं। चलिए, बिल्कुल कौन बनेगा अध्यक्ष, और उम्मीद यही है कि जो स्थिति है साफ होती नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब अबू आज़मी की, जो कि एक बार फिर से अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में है। दरअसल सपा नेता अबू आसिम आज़मी मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा कर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके बयान की हर तरफ निंदा हो रही है और सियासत का बाजार भी गर्म है। अपनी विवादास्पद टिप्पणी के बाद अबू आज़मी कानूनी जांच के घेरे में आ गए हैं। आज़मी ने औरंगजेब को एक कुशल प्रशासक बताते हुए कहा था कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने ठाणे के वाकले एस्टेट पुलिस स्टेशन में आज़मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। अबू आज़मी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। शिवसेना शिंदे गुट ने आज़मी के खिलाफ कई पुलिस शिकायत दर्ज की हैं, जिनमें से एक मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी दर्ज की गई है। वहीं अबू आज़मी की टिप्पणियों पर विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आज़मी की टिप्पणी की निंदा की और इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने अबू आज़मी पर निशाना साधा। ये अबू आज़मी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आज़मी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। इंडिया अलायंस का नेता अबू आज़मी हो, वो इंस्पायर यादव से, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये सब इंडिया अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। इसीलिए ये लोग महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, इसीलिए ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते हैं। औरंगजेब को हिंदू त्योहारों से नफरत थी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर सवाल उठाए और ममता बनर्जी तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दी। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से बीमारियां हो जाती हैं। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करता था और हिंदुओं की हत्या कराता था। काफ़ी तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं अबू आज़मी के इस बयान के बाद। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी की औरंगजेब पर टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष विधायकों में आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में तीखी नोकझोंक के बाद सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हुई। इससे पहले आज़मी की टिप्पणी से सत्ता पक्ष विधायकों में ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी नाराजगी देखने मिली, जिसके कारण कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ और इस दौरान सदन की कार्रवाई 3 बार कुछ मिनटों के लिए स्थगित करनी पड़ी। अंततः दिन भर के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन में भी कहा कि औरंगजेब एक हत्यारा था और सपा नेता की ये टिप्पणी बेहद निंदनीय है। संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं या ठिकाणी अबू आझमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आझमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आझमीचा धिक्कार करतो। अबू आझमी तर या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा विधायक अबू आज़मी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता देश विरोधी है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा नेता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस ढंग से मुगल आक्रांताओं ने संसद को छिन्न-भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया और इस प्रकार की भावनाएं अब भी उनके मन में हैं। उनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को देश अच्छी तरह समझ रहा है। महाराष्ट्र में सपा नेता और विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। तरुण चुग ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार किए और इंडी गठबंधन के नेता वोट बैंक की राजनीति के कारण उनका गुणगान कर रहे हैं। चुग ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के, आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं, कभी खिलाड़ियों का अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान, कभी संस्कृति का अपमान, कभी देश के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो बयान है उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया जा रहा है। फिलहाल हमारे संवाददाता शिशिर सैलार महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तीखी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो मिल रही हैं और उसके साथ साथ अबू आजमी पर जो मामला है वो भी दर्ज कराया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में कल जब अबू आजमी ने टिप्पणी की थी, उनका विवादित बयान सामने आया था, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पक्ष है, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर बीजेपी हो या फिर एनसीपी हो, तीनों भी काफी आक्रामक यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि कल शाम को जो है थाने के वागले स्टेट पुलिस थाने में जो है अबू आजमी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की गई। फिर एक शिकायत मुंबई के एक पुलिस थाने में दर्ज कर गई। हालांकि आज सुबह जब सदन की कार्रवाई, चूंकि आज का पहला दिन अगर देखा जाए तो सदन का था, तो ऐसे में जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो काफी आक्रामक थे। विधानसभा का कामकाज शुरू होने से पहले ही जो है विधानसभा की सीढ़ियों पर जो है आंदोलन शुरू कर दिया गया। हालांकि इसका असर हमने सदन में भी देखा। जैसे ही सदन शुरू हुआ उस वक्त हमने देखा कि किस प्रकार से जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो आक्रामक थे। उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सदन में भी इस बारे में जो है चर्चा की और साथ ही साथ इस बारे में जो है उनका निषेध किया है। हालांकि इस पर सबसे अगर मुखर देखें तो राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान सदन में दिया कि जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है वो निंदनीय टिप्पणी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अबू आजमी को जो है सदन से निष्कासित करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए उनके अवधि के लिए, पूरे अवधि के लिए। तो ये कहीं ना कहीं मांग भी इस वक्त जो है शिवसेना की तरफ से उठाई गई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो सदन की कार्रवाई आज पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल शिशिर, और खासतौर से कोई पहली दफा नहीं है जब अबू आजमी ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार विवादित बयान देकर जाहिर तौर पर चर्चाओं में रही हैं। लेकिन अब क्या माना जाए, क्या अपने इस बयान के बाद से औरंगजेब के प्रति अपना प्रेम जताकर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस प्रकार से विवादित बयान जो है औरंगजेब ने किया था। उन्होंने किस प्रकार से मुगल शासनकाल को कहा था कि वो एक ऐसा शासनकाल था जिस वक्त भारत जो है सोने की चिड़िया बना था, फिर चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो किस प्रकार से बढ़ी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो दागदार करने का प्रयास जो है भारत में किया जा रहा है। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे, उनका कहना था। उन्होंने कहा कि कई सारे मंदिर उन्होंने बनाए थे और साथ ही साथ कई हिंदुओं को भी जो उन्होंने सपोर्ट किया था। इस प्रकार से वो एक राजा थे। ये जो बयान जो है अबू आजमी ने किया था, लाजमी सी बात है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार से बयान जब होता है तो महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो औरंगजेब और खास तौर पर मराठा शासक, फिर चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज और उनके बाद जो शासक आए थे, उनके साथ लगातार औरंगजेब का संघर्ष महाराष्ट्र में बना रहा। तकरीबन 20-27 सालों तक जो है औरंगजेब महाराष्ट्र में था। तो ऐसे में एक अलग पृष्ठभूमि जो इस पूरे मामले में होती है और ऐसे में इस प्रकार का बयान करना तो जाहिर सी बात है कि काफी कड़े जो है आलोचना अबू आजमी को यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं बल्कि जो विपक्ष के कुछ विधायक है, फिर चाहे भास्कर यादव हम बात करें, उद्धव ठाकरे पार्टी के वो नेता है, साथ ही साथ हम बात करें शरद पवार पार्टी एनसीपी पार्टी के जितेंद्र रावत जो विधायक है, इन्होंने भी औरंगजेब के इस बयान की जो है निंदा की। उन्होंने कहा इस प्रकार से बयान महाराष्ट्र में बिल्कुल ही नागवार गुजरेगा और इसीलिए ये सभी जो विधायक है उन्होंने अध्यक्ष के पास मांग की है कि निष्कासित किया जाए अबू आजमी को।
जी बिल्कुल शिशिर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बात हुई अबू आजमी मामले को लेकर, किस तरीके से जो विवाद बयान उन्होंने दिया। आपसे आगे भी मैं यहाँ जानकारी लूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजीत पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है। धनंजय मुंडे ने के पीएम प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पहुंचकर उन्हें मुंडे का इस्तीफा सौंपा। फडणवीस ने कहा कि मुंडे ने मुझे अपना इस्तीफा भेजा है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और इसे राज्यपाल को भेज दिया है। मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्री रहे धनंजय मुंडे विवादों में घिर गए थे। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को बीड जिले में जबरन वसूली का विरोध करने वाले सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मास्टरमाइंड के रूप में नामजद किया था। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड और उनके 6 गुर्गों को इस साल जनवरी में महाराष्ट्र पुलिस ने मकोका के तहत गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल धनंजय मुंडे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इस्तीफा है उसको उन्होंने स्वीकार किया है और आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया है। ये पूरा मामला बीड में, जहां एक हत्या होती है सरपंच की और उसके बाद जब चार्जशीट दायर होती है तो जो धनंजय मुंडे हैं इनके करीबी वाल्मीकि कराड उसका नाम आता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जनवरी महीने में उनके 6 गुर्गों को और उन पर मकोका लगा गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति थी और उसी वजह से अगर माना जा रहा है कि धनंजय मुंडे ने जो इस्तीफा है ये सौंपा। शिशिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिशिर, किस तरीके से राजनीतिक हलचल जो है वो नजर आ रही है इस पूरे मामले में? अगर मैं चाहूँगा और शुरुआत से आप हमें बताएं कि कब क्या क्या हुआ था इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये पूरी घटना जो है ये दिसंबर महीने की घटना है। महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्ता जो गांव के सरपंच है उनकी हत्या हुई। हालांकि जिस प्रकार से हत्या हुई, काफी निर्मम तरीके से हत्या हुई। उसके बाद जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी इस बारे में जो है आवाज उठाया। भाजपा के जो विधायक है सुरेश धस, हालांकि उन्होंने सबसे पहले ये बात जो है सदन में रखी, क्योंकि उस वक्त जो है शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र का नागपुर में चल रहा था और तब ये बात सामने आई। उसके बाद जो है राज्य सरकार सक्रिय हुई। राज्य सरकार ने इस बारे में एक एसआईटी भी गठित किया कि किस प्रकार से हत्या हुई है। लेकिन जब ये हत्या हुई तो जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, उन्होंने इस बारे में एक वीडियो बनाया था, कुछ फोटो खींचे थे। हालांकि उन सभी की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने उस आधार पर जो है एफआईआर भी दर्ज कराई है। एसआईटी द्वारा भी जो है एफआईआर दर्ज कराई है और ये स्कोप भी रखा है कि अगर इस एफआईआर में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं तो उनका भी इसमें नाम जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट के द्वारा दायर किया जा सकता है। ये स्कोप भी इस पर रखा गया है। तो जैसे ही इस बारे में जानकारी सरकार को मिली थी उस बार में तो सरकार ने इस पर जो है काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आरोप इसमें इस प्रकार से अब ये हो रहे हैं कि जो व्यक्ति इस पूरे हत्याकांड के पीछे था, सूत्रधार था, वो वाल्मीकि कराड था। इस प्रकार से आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। और वाल्मीकि कराड की अगर बात करें तो वाल्मीकि कराड जो है महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के काफी करीबी माने जाते हैं। कई सारे ऐसे जो है सबूत जो मिले हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि कराड और धनंजय मुंडे के काफी घनिष्ठ संबंध है। तो ऐसे में विपक्ष द्वारा भी ये आरोप लगाए गए कि नैतिकता के आधार पर जो है धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये बात स्पष्ट की थी कि इस बारे में बड़ी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, फिर चाहे वो बड़े गद्दावर लोग क्यों ना हो, उनको भी जो है कठोर शासन किया जाएगा। हालांकि आज हमने देखा कि किस प्रकार से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हत्या हुई उनसे उनका मन व्यथित है और दूसरी उन्होंने बात यह की कि मेडिकल तौर पर जो है कि वो अनफिट है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उसी उन्हीं के पार्टी की अगर बात करें, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे ने ट्विटर पे एक लेटर डाला है। उन्होंने कहा है उस लेटर में
कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा जो है आज धनंजय मुंडे ने दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से बीड में जो हत्या हुई है उसके आधार पर, उसके बैकग्राउंड पर जो है ये इस्तीफा दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक जो है धनंजय मुंडे का नाम इस केस में नहीं है कहीं भी जांच पे, लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पर जो है धनंजय मुंडे ने अपने पार्टी जो अपने मंत्री पद का जो है वो इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। हालांकि इसके बाद अब विपक्ष महाराष्ट्र में काफी आक्रामक हो चुका है। विपक्ष का यह सवाल है कि पिछले 90 दिनों से सरकार को अगर ये ज्ञात था कि इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है और कुछ लोग जो है सरकार में ही जो लोग उनके करीबी है अगर वो शामिल है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी थी। हालांकि इस बारे में जानकारी सरकार ने कई बार दी है। फिर चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार से एसआईटी एक निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, जो भी उसका रिजल्ट सामने आएगा उस पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। और इस बारे में इस हत्याकांड की जो आरोपी है उन आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि कुछ आरोपी अभी भी जो है फरार है, जिसकी जांच इस वक्त पुलिस भी कर रही है और साथ ही साथ एसआईटी भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कई सारे लोग जो इससे जुड़े थे, खासतौर पर वाल्मीकि कराड़ का जो नाम सामने आया उस पर भी जो है राज्य सरकार ने मकोका जो है कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की है और इस बारे में जानकारी और इस बारे में और भी तफ्तीश जारी है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे का काफी प्रेशर था और इसीलिए आज जो है मंत्री धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, एक दबाव की स्थिति, और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वीकार कर लिया है इस्तीफा और आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया है। लेकिन क्या ऐसे में ये माना जा सकता है शिशिर के जो पूछताछ है, जो जांच का दायरा है, वो यहाँ पे धनंजय तक भी पहुंच सकता है? देखिए, इस वक्त जो जानकारी प्राप्त है और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कहीं भी मंत्री धनंजय मुंडे का नाम अब तक सामने नहीं आया। आरोप जरूर ये लगे धनंजय मुंडे के ऊपर कि वाल्मीकि कराड़ जो है जो प्रमुख आरोपी है, आरोपी क्रमांक 1 वाल्मीकि कराड़ जो है वो चार्जशीट में दायर किया गया है और वो कहीं ना कहीं सूत्रधार था इस पूरे हत्याकांड के बारे में। ये बात तो सामने आ चुकी है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किस प्रकार से आखिर धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ को अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों भी काफी घनिष्ठ संबंधित है, उनके दोनों भी बीड जिले से आते हैं। तो ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी हो सकता है और इसीलिए अगर देखा जाए तो शक की सुई धनंजय मुंडे पर भी आकर रुकती है, क्योंकि एक बड़ा नाम जो है जिले से धनंजय मुंडे उभर कर सामने आते हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से उनके संबंध वाल्मीकि कराड़ के साथ रहे हैं, तो इसलिए ये सभी चीजें जो है उनको ध्यान में रखते हुए विपक्ष का ये कहना था कि मंत्री धनंजय मुंडे ने भी इस बारे में जो है इस्तीफा देना चाहिए। तकरीबन पिछले जी बिल्कुल, वो जांच में जो पारदर्शिता है वो बनी रहे या फिर नैतिकता के आधार पर हम मान सकते हैं, जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सौंप दिया गया है। अब देखना होगा जांच किस तरफ से आगे बढ़ती है, किस तरह की जो कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं देश के ग्रोथ इंजन की जो है एमएसएमई। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वेबिनार जो कि एमएसएमई निवेश और व्यापार सुगमता सुधार पर थी, इस पर केंद्रित रहा, उसमें शामिल हुए। इस दौरान नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा, प्रौद्योगिकी अपनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 साल में निरंतरता के साथ किए गए सुधारों का असर देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और निर्यात पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आसान ऋण की सुविधा और कंप्लायंस के कम होने से देश में कारोबार और रोजगार का वातावरण तैयार हुआ है। आज 14 सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 मिशन शुरू करने का फैसला किया है। हम बेहतर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं और लागत कम करने के लिए स्किलिंग पर जोर दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी स्टेक होल्डर्स ऐसे नए प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी वर्ल्ड में डिमांड है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं।
बजट में किए गए परिवर्तनकारी उपायों का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिसर्च और इनोवेशन के जरिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट मॉडर्न तकनीक से मिल जाए तो देश ग्लोबल चैंपियन बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्थिरता से गुजरती दुनिया में भारत ग्रोथ सेंटर बना हुआ है। आज दुनिया राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की। जी हाँ, यहाँ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तनातनी बढ़ गई। किसानों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सोमवार को ही बैठक के दौरान तीखी बहस हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम नेताओं के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। पंजाब सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक का मकसद एसकेएम से जुड़े किसान संघों के साथ मुद्दों को सुलझाना और उन्हें 5 मार्च तक होने वाले अपने निर्धारित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने के लिए राजी करना था। लेकिन सरकार के मुखिया ही बैठक को छोड़कर चले गए। यही नहीं, राज्य भर में देर रात किसानों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी और कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मसले पर किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल ने बताया है कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ किसानों के मुद्दों को लेकर मीटिंग की है, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री गुस्से में तमतमाकर मीटिंग छोड़कर चला जाए। मीटिंग च बहुत वधिया माहौल नाल गलबात चल रही सी। बहुत सारे मुद्दों ते सहमति बनती गई ते अध विचाले जाके हाले 8 मुद्दों ते सी 18 मुद्दे सी, 8 ते कोई गलबात हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं जाना है, मेरी डॉक्टर नाल अपॉइंटमेंट है। उसदे बाद उन्हें छेड़ ली तुसीं 5 नूं की करना है। असीं कहा जी हाले तो गल चलदी है, हाले असीं की कह दईए। गुस्से च आ गया, अध विचाले मीटिंग छड्ड के चलो जो होया सब गया ते जाओ तुसीं कर लो। तो कई सवाल जो हैं जाहिर तौर पर वो अब यहाँ खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही कि आखिर क्यों भड़के भगवंत मान, और जिस तरीके से जो किसान नेता हैं उन्होंने कहा कि अब से पहले इस तरह का कभी हमने देखा नहीं आचरण मुख्यमंत्री का कि बैठक को बीच में ही छोड़कर कोई चला जाए। बहस ज़रूर तीखी हुई, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि एक शायद समाधान जो है वो यहाँ निकल सकता है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, इसके विपरीत। मुख्यमंत्री भगवंत मान बीच बैठक छोड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिसके बाद से लगातार जो किसान नेता हैं उनमें भी एक रोष है, अपना जो गुस्सा है वो इसको लेकर जता रहे हैं। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले इस मुद्दे को लेकर कई बार ये बात की गई है कि क्या इसका समाधान हो सकता है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार जो है वो विफल नज़र आती है इस मोर्चे पर। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बताया जा रहा है कि किसान नेता जो हैं उनके घर पर पुलिस ने दबिश दी रात भर, और ख़ासतौर से कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि भगवंत मान को किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसानों के प्रति इस तरह का जो अलग रवैया है वो मुख्यमंत्री का क्यों नज़र आ रहा है। और इस पूरे मामले में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए अब हम रुख करेंगे हमारे जालंधर से। गुरमीत सिंह जो है संवाददाता वो जुड़ चुके हैं। गुरमीत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर देखा जाए एक बड़ी झुंझलाहट जो है वो नज़र आ रही है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किसानों की जो ये धरना होना था वो चंडीगढ़ में होना था और पहले से प्री डिसाइडेड था कि 5 तारीख को ये धरना होने वाला है जी। मगर पंजाब सरकार ने 3 मार्च का दिन निश्चित किया कि इसी दिन दोपहर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसके ठीक बाद किसानों के साथ ये मीटिंग होनी थी तकरीबन 4:30 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में। वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी किसानों के संगठन हैं उनको बुलाया गया। 18 मांगों के ऊपर यह चर्चा होनी थी और 18 में से किसान नेताओं का यह दावा है कि जब 8वीं मांग पर
किसान पहुंचे और उसका डिस्कशन शुरू होने लगा, तभी अचानक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा कि उनकी आंख में कुछ समस्या है और उस समस्या के लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए अब मुझे यहां से चलना होगा। और जाते जाते मुख्यमंत्री ने यह सवाल किया कि जो कल आपका धरना है उसे लेकर अब आप क्या करने जा रहे हैं। और इसी सवाल का जब जवाब किसानों ने दिया कि हम तो वो धरना देंगे 5 तारीख को, तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आया और वो वहां से यह कहकर निकल दिए कि आपने अगर धरने ही देने हैं तो आप धरना दीजिए, तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जो पंजाब के सीनियर किसान नेता हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे, बलबीर सिंह राजेवाल, उन्होंने कहा कि मैंने कई बड़े नेताओं के साथ केंद्र में भी और राज्यों में भी चर्चा की है किसानों के मुद्दों को लेकर, मगर पहली बार अपने जीवन में मैंने ये देखा है कि कोई मुख्यमंत्री किसानों के साथ मीटिंग के बीच में ही उठकर चला गया है। और इसके साथ ही बाकी के किसान नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के इस रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं और साथ में कहा है कि जो हमारा धरना है वो उसी जगह पर होगा चंडीगढ़ में, और इसको लेकर अब सरकार के बीच में और किसानों के बीच में तनातनी बढ़ गई है। बिल्कुल गुरमीत, क्या माना जाए, जिस तरह का रवैया यहाँ पे भगवंत मान का नजर आया है उससे तो साफ यही लगता है कि किसानों की उनको कोई परवाह ही नहीं है। देखिए, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार ट्वीट के जरिए, जैसे ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने किसानों को यह कहा कि ना तो सड़कें रोकी जाएं ना रेल रोकी जाए, क्योंकि इससे पंजाब प्रभावित हो रहा है, पंजाब के व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही जो पंजाब के कृषि मंत्री हैं गुरमीत सिंह खुडिया, उन्होंने भी आज एक बार फिर से किसानों को अपील की है कि हम किसानों से कोई टेंशन नहीं चाहते हैं। अब दरअसल ये जो मीटिंग की कुछ बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर जोगिंदर सिंह उग्राहा कहते हैं कि जिस समय ये मीटिंग चल रही थी उस समय जोगिंदर सिंह उग्राहा जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि मान साहब, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग आपकी ओर से बुलाई गई है ये किसानों के धरने के दबाव में बुलाई गई है, जिसका जवाब कथित तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा यह दिया गया कि मैं किसी भी धरने से नहीं डरता हूं, दरअसल मैं आपकी मांगे सुनना चाहता हूं। और यहां से दोनों गुटों के बीच में, मुख्यमंत्री और किसानों के बीच में जो है तकरार और कहासुनी की जो सिचुएशन है वो बढ़ गई है। अब फिलहाल सिचुएशन ये है कि जो किसान हैं वो शुरुआत में चंडीगढ़ में सिर्फ 7 दिनों का धरना देना चाहते थे अपनी 18 मांगों को लेकर, मगर अब कुछ किसान नेताओं का यह कहना है कि अब ये धरना अनिश्चितकालीन भी हो सकता है चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में। जी गुरमीत, क्या माना जाए, एक जो यहाँ पर भूमिका उनको निभानी चाहिए थी, समाधान की अगर वो बात कर रहे थे, मांग उनको अगर सुननी थी तो शायद मांग सुनकर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे में तो लग रहा है कि शायद और किसानों को भड़काने का काम वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पहले किसान अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, अब जो आपने बताया कि उसकी मियाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसी भी खबरें हैं कि जो किसान है या जो नेता हैं वहाँ पर पुलिस की दबिश भी दी गई है उनके घरों पर। देखिए, अब से कुछ दिन पहले एक केंद्र की और किसानों के बीच में चंडीगढ़ में बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो अपने गृह जिले संगरूर में पहुंचे उस दिन कोई प्रोग्राम के लिए, उसे अटेंड करने के लिए। तो यहां पर जो गंभीरता है किसानों के मुद्दे को लेकर, इसे पंजाब के कई सियासी नेताओं ने इस पर सवाल खड़ा किया। अब देखिए, जैसे ये मीटिंग खत्म होती है, दोनों सरकार के बीच में और किसानों के बीच में तकरार बढ़ती है, उसके बाद जोगिंदर सिंह उग्राहा जो कि सीनियर किसान नेता है, उन्होंने ये कह दिया था कि अब हमें पूरा संदेह है कि किसी भी समय पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस दबिश देकर हमें गिरफ्तार कर सकती है या हिरासत में ले सकती है। और जैसे ही रात हुई, रात के 10-11 बजने शुरू हुए, अलग अलग जगहों से खबरें आनी शुरू हो गई कि किसान नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया है ताकि वो 5 तारीख को होने वाले इस धरने में ना पहुंच सके। जोगिंदर सिंह उग्राहा के पास पुलिस पहुंची, बलबीर सिंह राजेवाल जिनसे इस पूरी मीटिंग में कहासुनी ये कथित तौर पर हुई थी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रुलदू सिंह मानसा, जितने भी सीनियर किसान नेता हैं उनके पास पुलिस पहुंची, ज्यादातर को हिरासत में लिया गया और कई किसान नेताओं को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। अब देखिए, सिचुएशन यह है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में यह धरना शेड्यूल किया गया है किसानों के द्वारा। सेक्टर 35 में तकरीबन आधा किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, वहां पर किसान भवन है जहां पर ज्यादातर बड़ी संख्या में किसान आकर अक्सर ठहरते हैं। रोज आप चले जाइए, वहां पर बड़ी संख्या में किसान मिल जाएंगे। तो अब किसान जितने भी हैं वो रिलाई कर रहे हैं कि जो किसान नेता चंडीगढ़ में इस समय बैठक के लिए मौजूद थे वो इस धरने में शामिल हो।
दूसरा, किसान भवन से भी कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ किसान जो भी वहां पर रुके हुए हैं वो यहां पर पहुंचे। तीसरा, पंजाब के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह से कॉल दी गई है कि बड़ी से बड़ी संख्या में 5 तारीख को होने वाले धरने में किसान पहुंचे। अब फिलहाल पंजाब सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इस कन्फ्रंटेशन वाली स्थिति को कैसे रोका जाए। और दूसरी बात यहां पर यह बता दें कि जो सेक्टर 34 में चंडीगढ़ में धरना होना है उसके लिए अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई अभी तक बिल्कुल नहीं दी है। अभी तक कोई भी उसके लिए जो है जाहिर तौर पर अभी जो यहाँ पर चुनौतियाँ तमाम हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके से जो चुनौती हैं इनसे निपटते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, ना सिर्फ आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बल्कि अब किसानों के प्रति भी एक लापरवाह रवैया जो है उनका सीधे तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और आइए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ भरे फलसवा लैंडफिल साइट की सूरत जल्द ही बदली हुई नजर आएगी। उपराज्यपाल मीना कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की फलसवा लैंडफिल साइट पर बांस रोपण अभियान का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन के तहत बायो माइनिंग, भूमि सुधार और हरित दिल्ली की दिशा में कार्य कर रही है। और इसी कड़ी में एक अहम पहल की शुरुआत अब की गई है। आज 2000 बैम्बू के पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है और टोटल करीब 54,000 पेड़ों को जो है 1-1.5 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा और ये साइट बिल्कुल ग्रीन होती चली जाएगी। बैम्बू के पेड़ को जानबूझ के लगाया गया है क्योंकि बैम्बू का पेड़ जो है 30% ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसमिट करता है, क्योंकि दिल्ली एक पोल्यूटेड सिटी है जिसको भी हमारी सरकार जो है पोल्यूशन फ्री करने वाली है, तो एक नई शुरुआत की गई है। एक्चुअल में आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। तो डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी और दिल्ली की सूरत बदलती हुई नजर आएगी, ये कहना मुख्यमंत्री का। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, संभल के शाही जमा मस्जिद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई 10 मार्च तक टल चुकी है। आज हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को अब होगी। 28 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर की साफ सफाई के लिए मंजूरी दी थी। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने के लिए आज का समय दिया था। हिंदू पक्ष की मांग के अनुसार कोर्ट ने आज इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाज़त दिए जाने की मांग की थी। खबर उत्तराखंड की। दरअसल चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 28 फरवरी को माणा में हुए हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। हिमस्खलन में फंसे 54 श्रमिकों में से 40 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया था और 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री आज यात्रा के पहले चरण में ब्रिटेन पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन में अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में वे 6 मार्च को आयरलैंड पहुंचेंगे। आयरलैंड के दौरे पर अपने समकक्ष साइमन हैरिस से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भारतीय समुदाय से भी डॉक्टर जयशंकर मुलाकात करेंगे। भारत और आयरलैंड के बीच साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक संबंधों और बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। विदेश मंत्री की ये यात्रा ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर भी। भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत द्विपक्षीय आर्थिक संबंध हैं। पिछले काफी समय से अगर बात की जाए, आपको बता दें यूके में 18 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी जो हैं उनकी मौजूदगी है। और ऐसे में किस तरीके से आपस के जो लोग वो जुड़ते हैं, वहीं यूके की कुल जनसंख्या का ये 3.1% है। यानी जब हम 18 लाख भारतीयों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो हैं यूके की जीडीपी में 6% से अधिक का योगदान प्रवासी भारतीयों का है। आखिर किस वजह से दोनों देशों के बीच संबंध हैं वो और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार 40.9 अरब पाउंड दर्ज किया गया। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में व्यापार में 3.2 अरब पाउंड की वृद्धि हुई है, यानी इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। और आपको बता दें इस अवधि में भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 2024 की तीसरी तिमाही तक 4 तिमाहियों में कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 17.7 अरब पाउंड दर्ज किया गया। इसमें भारत का यूके को निर्यात 10.1 अरब पाउंड और यूके से आयात 7.6 अरब पाउंड रहा। भारत से यूके के निर्यात में वस्त्र, लेख, धागा, कपड़ा, परिधान और जूते चप्पल शामिल हैं। वहीं भारत जो यूके को भेजता है उसमें मशीनरी और उपकरण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, दवाई और धातु निर्मित वस्तुएं शामिल हैं। यूके से भारत में गैर लोह धातु, धातु अयस्क और धातु स्क्रैप, औद्योगिक मशीनरी का आयात होता है। साथ ही भारत परिवहन उपकरण, पेय पदार्थ, विद्युत मशीनरी, पेशेवर वैज्ञानिक उपकरण व रसायन भी आयात किया जाता है। 2023 के आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने यूके की 108 परियोजनाओं में निवेश किया। भारत ने यूके में 7,533 नए रोजगार सृजित किए। वहीं यूके में भारत अमेरिका के बाद एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और इस वजह से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंडिया मीट्स ब्रिटेन रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूके में 971 भारतीय कंपनियां संचालित हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इन कंपनियों की संयुक्त आय लगभग 68.09 अरब पाउंड है। और अगर बात की जाए रोजगार के मोर्चे पर, तो इन कंपनियों ने करीब 1,18,430 लोगों को रोजगार दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें यूके में भारतीय प्रवासियों के स्वामित्व वाली 65,000 से अधिक कंपनियां हैं और यही कई प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो संबंध है और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी 6 और 7 मार्च 2025 को इनकम टैक्स बिल 2025 की जांच करेगी। कहा गया है कि नए इनकम टैक्स पर संसद की सिलेक्ट कमेटी की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी। 6 मार्च को सिलेक्ट कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और अर्नेस्ट एंड यंग को बुलाया है। कमेटी आईसीआई और ईवाई के प्रतिनिधियों को उनके साथ ऑरल एविडेंस का रिकॉर्ड करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में हर साल 45 मिलियन मीट्रिक टन कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता है। जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस विजन को वास्तविकता में बदलने का समय आ चुका है। सम्मेलन में उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की भारत की पहल के बारे में दुनिया भर के प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 10 वेस्ट कैटेगरी में सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान बनाया गया है।
जिसके लिए फ्रेमवर्क बनाने की प्रक्रिया जारी है। देश में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। Circular economy action plans for 10 waste categories have been finalized, for which regulatory and implementation framework is under progress. India is already notified various waste management and extended producer responsibility rules in certain sectors, such as plastic waste management rules, e-waste management rules, construction and demolition waste management rules, and metals recycling policy, among others. A robust recycling industry is developing fast in the country, which would contribute significantly to the economy and employment generation. वहीं देश में महिलाएं कारोबारी और अन्य जरूरतों के लिए तेजी से कर्ज ले रही हैं। नीति आयोग के मुताबिक महिला उधारकर्ताओं की संख्या में वर्ष दर वर्ष 42% की वृद्धि देखी गई है। उधारकर्ताओं से बिल्डरों तक भारत की वित्तीय विकास की कहानी में महिलाओं की भूमिका रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। नीति आयोग के मुताबिक 2019 से 2024 तक व्यावसायिक ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% और गोल्ड लोन में 6% बढ़ी है। दिसंबर 2024 तक कुल व्यावसायिक उधारकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 35% पहुंच गई। इनमें छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का हिस्सा 60% रहा। छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आई है, करीब 60% ये रही है। और किस तरीके से व्यावसायिक ऋण की अगर बात की जाए, जो कि अपने आप में इस बात का भी प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे जो महिलाएं हैं वो अग्रसर हो रही हैं, क्योंकि अपने बलबूते पर जिस तरीके से सरकार की नीतियां रही हैं, महिलाओं को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं और कैसे और बेहतर तरीके से जो ऋण की सुविधा लेकर जो महिलाएं हैं वो ना सिर्फ नए नए जो उद्यम हैं उनकी तरफ बढ़ रही हैं, बल्कि उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दे रही हैं। और खासतौर से बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ, आज चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए, इस पर क्या कुछ खास रहेगा, सेमीफाइनल का संग्राम है और इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी सुचित्रा का। शुक्रिया मुकुल। और आज सबकी नज़र है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेला जाना है सेमीफाइनल। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने जा रही हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। अब टीम इंडिया की कोशिश ऑस्ट्रेलिया को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने की होगी। भारतीय क्रिकेट टीम तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नजर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की करें तो भारतीय टीम बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। इसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के कंधे पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम में हर्षित राणा की वापसी पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिनर के तौर पर नजर आएंगे। मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या तेज गेंदबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लय में नजर नहीं आई है। टीम गेंदबाजी में सुधार के साथ उतरना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी लाइनअप है। टीम में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो कभी भी खेल का रुख मोड़ सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में प्रदर्शन की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 151 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 57 मुकाबलों में भारत ने बाजी मारी है, जबकि 84 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। 10 मुकाबले बेनतीजा रहे। ऐसे में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है।
हालांकि टीम इंडिया इस समय फॉर्म में है और भारत के पास 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। जाहिर है कि भारतीय टीम की नजर ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाले पहले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले देश भर के क्रिकेटर्स, युवा और आम जनता ने टीम इंडिया के प्रति अपना समर्थन जताया है। सबका कहना है कि उन्हें टीम इंडिया से काफी उम्मीदें हैं। सेमीफाइनल मैच है, दोनों टीम बराबर की है और जो अच्छा करेगा वो जीतेगा और दिली ख्वाहिश है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन बने। बॉलिंग अटैक दोनों का अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है। हमारे लिए ये फ़ायदा है कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं और थोड़ा स्लो ट्रैक है, दुबई का थोड़ा स्लो ट्रैक है जिसमें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी दिक्कत होती है। और ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर जो कि आईसीसी के हर एक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं अभी तक और इंडिया के खिलाफ खासकर। भारत ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है और जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल, उसमें हम चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया डोमिनेट की है अभी तक तीनों मैच, वो खासकर दुबई में, वहाँ का विकेट स्पिनिंग ट्रैक है और जो कल हम लोग मैच जीते हैं न्यूजीलैंड का, बहुत अच्छा था। और हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से विराट कोहली और कल जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की और वरुण चक्रवर्ती जिनका कल डेब्यू में ऐसा और 5 विकेट लिए उन्होंने, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और सेम हम चाहते हैं कि जो हमारा ये एक विनिंग ट्रैक है इसको कंटिन्यू रखें, सेमीफाइनल जीते और हम फाइनल भी जीतेंगे। कुलदीप भैया 5 जी लें और 6-7 विकेट लें और ज़्यादा विकेट लें, मतलब और सब स्पिनर अच्छा करें, स्पिनर का अहम रोल रहेगा और इंडिया टीम बैटिंग भी अच्छा करे, जीते बस। मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है कि कुलदीप भाई टीम इंडिया में है और आज सेमीफाइनल है चैंपियनशिप का। आज मुझे इंडिया जीतेगी। मुझे कुलदीप भाई से बहुत उम्मीदें हैं, जो कि कुलदीप भाई अच्छे बॉलर हैं। मुझको लगता है वो विकेट अच्छा ले लेंगे और टीम इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं। इंडिया जीतेगी तो अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो हेड है ना, वो बहुत तगड़ा खेलता है, तो उसको आउट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। टीम इंडिया वैसे अभी तक तो 3 मैच खेली है, अच्छा ही खेलते आई है और हम यही चाहेंगे कि कुलदीप भाई अच्छा करें, विकेट लें, 5 विकेट कम से कम, टीम अच्छा सब कोई खेले। फुमन गिल अच्छा खेल रहे इतने समय, प्रेफर तो रहेगा ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। दोनों टीम आपस में बहुत तगड़ी हैं। आज कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो 3 ऊपर के दावेदार हैं, उनको काफ़ी अच्छे स्कोर करना होगा ताकि इंडिया कम से कम पहले बैटिंग करती है तो 300-350 का स्कोर आराम से ऑस्ट्रेलिया को दे पाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2023 में जब हम वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, आज उसको ऑस्ट्रेलिया को हराकर बदला लेने का सुनहरी मौका है। और हम अपनी टीम की तरफ देखें तो हमारी टीम बहुत ही बैलेंस नज़र आती है। हमारे पास 4 क्वालिटी स्पिनर हैं जो विश्व में किसी भी और टीम के पास वर्तमान समय में नहीं है। और हमारा जो टॉप ऑर्डर है, बैटिंग लाइनअप है, वो सारा बेहतरीन फॉर्म में है। देखो अपन इंडियंस है और तो टीम पर तो भरोसा है ही पूरा, और जिस तरीके से अभी तक टीम खेलती हुई आई है और लग रहा है कि इस बार भी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया लेगी और टीम का कॉम्बिनेशन बैटिंग बॉलिंग हर तरीके से बहुत अच्छा है, तो हमें पूरा भरोसा है टीम जीतेगी इंडिया आज। हम मानेंगे कि इंडियन फैंस है तो इंडियन को ही जिताना चाहेंगे, बढ़िया टीम है। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए किस तरीके से सभी को उम्मीदें हैं कि आखिर भारत जो है ना सिर्फ सेमीफाइनल मुकाबला वो जीतेगा बल्कि इसके साथ साथ फाइनल मुकाबला जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेगा और फिर से एक बार चैंपियन बनेगा। सुचित्रा, अगर देखा जाए क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे बात अगर की जाए यहाँ पे पहले टॉस की, जो कि अब से कुछ देर बाद होने वाला है, किस हद तक निर्भर करेगा ये जो मैच है टॉस पर? जी बिल्कुल, अभी तक हमने देखा है कि ये जो पिच है, जो दुबई का ट्रैक है, ये मैच आगे बढ़ने के साथ साथ जो है ये ट्रैक धीमा होता जाता है। और भारतीय टीम के अगर हम टॉस के रिकॉर्ड्स की बात ना ही करें तो बेहतर होगा मुकुल, क्योंकि भारतीय टीम एक विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। लगातार 13 वनडे में भारतीय टीम टॉस हार चुकी है। इसमें से जो 10 टॉस हैं वो रोहित शर्मा ने हारे हैं, वहीं 3 टॉस लोकेश राहुल हारे थे। और इसी बीच में हम देख सकते हैं कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंच चुकी है ये सेमीफाइनल मुकाबला खेलने के लिए। ये जो प्रतियोगिता है चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि इसका जो हम कहें आधिकारिक जो मेज़बान है वो पाकिस्तान है, लेकिन भारतीय टीम ने क्योंकि साफ किया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसलिए दुबई में भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले खेले हैं।
अपने जो तीनों ग्रुप मैच थे भारत ने वो दुबई में खेले, जीत दर्ज की, और आज जो सेमीफाइनल है भारत का वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है और ये भी दुबई में ही खेला जाना है। तो भारतीय टीम के लिए हम कह सकते हैं एक तरह से एडवांटेज रहेगा, क्योंकि 3 मुकाबले भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के इसी स्टेडियम में खेल चुकी है, तो उन्हें अनुभव है कि पिच किस तरह का बर्ताव करेगी, किस तरह का ट्रैक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक पाकिस्तान में खेल रही थी, ये सेमीफाइनल खेलने के लिए आज दुबई पहुंची है। हालांकि थोड़ा पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई थी। भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसका फैसला आने से पहले ही कि दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में से किसे भारत के खिलाफ खेलना है, मैच का फैसला आने से पहले ही दोनों टीमें पहुंच चुकी थी दुबई यहाँ के वातावरण में खुद को ढालने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस मैदान पर इस प्रतियोगिता में 3 मुकाबले खेल चुकी है भारतीय टीम इंडिया, उसका अनुभव जो है उसका ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल सुचित्रा, जाहिर तौर पर जो फ़ायदा है वो मिलेगा। तो ये जो मैच है कहीं ना कहीं रोमांचक होने जा रहा है। सेमीफाइनल का जो संग्राम है जाहिर तौर पर सब अब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और खासतौर से अपने दर्शकों को बता दें, हम फिलहाल आपसे लेंगे विदा मिड डे प्राइम में, लेकिन आगे आप देखिए चैंपियंस का चैंपियन और जानिए इस मैच से जुड़ी कुछ और जो रोचक जानकारी है वो लगातार सुचित्रा आपको बताएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।